Dear students, one video I have shared regarding First War of Independence in Hindi. Part 1 I have released for class 10th ICSE, and second part today I am going to release this one. Yesterday I have taught you till socio-religious causes, सामाजिक आर्थिक causes, and today I'll explain in Hindi with economic causes. First point is there, exploitation of Indian resources. Dear students, you know this one कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो भारत में व्यापारिक उद्देश्य से भारत आई थी, किंतु कंपनी जब पॉलिटिकल सत्ता का अधिग्रहण किया उसके बाद उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। मतलब यह है कि किस तरह से भारतीय रॉ मटेरियल का शोषण किया जाए और उस रॉ मटेरियल को ब्रिटेन भेजकर वहाँ के फैक्ट्री मेड मटेरियल से इंडियन मार्केट को फुलफिल कर दिया जाए। मतलब कि किस तरह से ज़्यादा लाभ कमाया जाए। तो ये इसी को द ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी इसी से स्टार्ट होती है। और बेसिकली आई हैव टॉट कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टेकन प्लेस इन इंग्लैंड, तो बहुत सारे फैक्ट्री इस्टेब्लिश्ड हो गए, बहुत सारे अर्बन सेंटर डेवलप हो गए। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि दो चीज़ों की बहुत ही आवश्यकता थी। फर्स्ट वन रॉ मटेरियल एंड सेकेंड वन मार्केट, एंड दोनों चीज़ें भारत में विद्यमान थी। जब अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर ली तब भारतीय रॉ मटेरियल को, भारतीय कच्चे माल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो ब्रिटेन भेज करके और ब्रिटेन के बने हुए वस्तुओं से भारतीय बाज़ारों को फुलफिल कर दिया, मीन्स पाट दिया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी अपनाई। वन वे फ्री ट्रेड का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु, इंडियन वस्तु को बेचने के लिए कोई व्यापारी बाहर जा रहा है तो एक्साइज ड्यूटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, जिससे उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इंटरनेशनल मार्केट में उसके ज़्यादा मूल्य होने के नाते कोई उसको मतलब बहुत कम लोग खरीदते थे। जिससे क्या हुआ कि इंडियन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी, वो कुटीर उद्योग जिसको कहते हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। और फाइनली जो भारतीय डिमांड था वो पूरी तरीके से बेस्ड हो गया ब्रिटिश मेड मटेरियल पे। तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस। मतलब भारतीय कच्चे माल को ब्रिटेन भेजना और ब्रिटिश मेड मटेरियल से, ब्रिटिश फैक्ट्री में बने हुए सामग्री को पूरे भारत में सेल करना। इसी को कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। सेकेंड पॉइंट है इसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी। इस थियरी को सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी, आई थिंक यू नो दिस वन, दादा भाई नौरोजी इज़ वेरी रिनाउंड इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर। उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने इस थियरी को दिया था। इनका कहना था कि भारत में बहुत से विदेशी आए, लेकिन ऐसा कोई विदेशी नहीं था, ऐसा कोई लुटेरा नहीं था
कि जो भारत में लूटा और चला गया। अब बेसिकली सारे लुटेरे जो आए, तो प्रारंभिक दौर में मीन्स जब विदेशी आए, आक्रमणकारी आए, तो इंडिया की जो धन संपत्ति थी उसको लूटे और चले गए। लेकिन जब मुस्लिम आक्रमण होता है, उसके बाद से अरबों को छोड़ करके अरब आए और लूट के चले गए। उसके बाद गजनवी, गोरी, गजनवी भी आया और लूट के चला गया। लेकिन गोरी के बाद यहाँ पे एक मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है, और उस मुस्लिम सत्ता ने क्या किया कि भारत में टैक्सेशन तो लिया, लेकिन उस मनी को भारत में ही यूटिलाइज किया। बहुत सारे मोनूमेंट्स, बिल्डिंग बने, और इसको तो आज भी देखा जा सकता है। लेकिन जब अंग्रेज़ आए यहाँ, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि भारतीय धन का दोहन शुरू किया। मीन्स इंडियन वेल्थ ड्रेन टू इंग्लैंड कंटिन्यूअसली, एंड इंडिया वाज नॉट गेटिंग एनी प्रोपोर्शनल रिटर्न, इकोनॉमिक रिटर्न। मतलब था कि किस प्रकार, इसको हम हिंदी में इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे प्लासी बक्सर और टीटी ऑफ इलाहाबाद, प्लासी बक्सर के बाद टीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई, और टीटी ऑफ इलाहाबाद के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। मतलब दीवानी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ टैक्स, रेवेन्यू कलेक्शन दे हैव गॉट। अब क्या हुआ, भारतीय पैसे से भारतीय माल को खरीदे और भारतीयों के हाथों बेच दिए। कैसे? जैसे जो रेवेन्यू वो कलेक्ट किए, तो जो सरप्लस रेवेन्यू उनके पास आती थी, उससे क्या किए, वो रॉ मटेरियल, भारतीय रॉ मटेरियल को खरीदे। उसके बाद उस रॉ मटेरियल को उन्होंने ब्रिटेन भेजा, और ब्रिटेन से बने वस्तुओं से इंडियन मार्केट में उन वस्तुओं को बेच दिया। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ उनका, मीन्स उनका कोई पैसा नहीं लगा, केवल जो है उनको लाभ ही लाभ मिला। और दादा भाई नेहरू जी एक और चीज़ जो लिखते हैं वो बहुत ही आवश्यक है इसको समझना, कि किस प्रकार से भारतीय धन का दोहन कंटिन्यूअसली इंग्लैंड की तरफ हो रहा है, उसका उदाहरण सहित उन्होंने एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश ऑफिसर अपॉइंट किए गए थे भारत में, उनकी सैलरी इंडियन रेवेन्यू से दी जाती थी। दूसरी बात, कुछ ऐसे ब्रिटिश बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपने इनकम को बचाया और उस इनकम को उन्होंने ब्रिटेन भेजा। इससे क्या हुआ, इंडियन जो वेल्थ है उसको ड्रेन हुआ, मीन्स वो इंग्लैंड की तरफ उसका प्रसार हुआ। इसके बाद और चीज़ें हैं इसमें, जो मिलिट्री के लिए गुड्स खरीदी गई, जो आर्मी के लिए आवश्यक वस्तुएं थीं, उसका भी वो भारतीय रेवेन्यू से ही खरीदा जाता था। और जो आर्मी पे एक्सपेंडिचर होते थे, खर्च होते थे, जैसे आर्मी की ट्रेनिंग हुई, पलवल में ट्रेनिंग हुई, सियालकोट में ट्रेनिंग हुई, डमडम में जो ट्रेनिंग होती थी, उसमें जो भी खर्च आते थे वो सारे इंडियन रेवेन्यू से दिए जाते थे। इससे क्या हुआ कि भारतीय जो धन था, धन का निष्कासन कंटिन्यूअसली होता गया। इसी को दादा भाई नेहरू जी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी दिया है। और ठीक, नेक्स्ट हेडिंग है डीके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। जस्ट मैंने बताया कि उन्होंने वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी अपनाया। इसके तहत वो जो सामग्री इंडिया से ब्रिटेन जाती थी, मतलब इंडियन मेड मटेरियल जब ब्रिटिश मार्केट में जाती थी, उस पर हाई टैक्स लगा दिया गया। और जो सामग्री ब्रिटेन से आती थी इंडियन मार्केट में, उस पर मिनिमम ड्यूटी लगाई गई, मिनिमम टैक्स लगाया गया, और टैक्स फ्री कर दिया गया। मतलब उनका ये था कि भारतीय मेड मटेरियल और ब्रिटिश मेड मटेरियल में कंपटीशन हो। सो इस कंपटीशन में जो भारत में हैंडमेड मटेरियल थे और ब्रिटेन वाले जो है फैक्ट्री मेड मटेरियल थे। तो फैक्ट्री मेड मटेरियल जो होते हैं वो चीप होते हैं,
तो ये कंपटीशन होगा, इन कंपटीशन में जो है इन भारतीय उस कंपटीशन को फेस नहीं कर पाए। अब फाइनली क्या हुआ, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, स्मॉल कुटीर उद्योग जो भारतीयों के पास था, वो कंप्लीटली जो है कोलैप्स हो गया। इकोनॉमिक, इससे क्या हुआ, जो आर्टिसंस थे, जो स्किल होल्डर थे, उनकी जॉब भी चली गई। और एक तरह से क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भारत में दिन पर दिन बढ़ती गई। एक और पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स। ब्रिटिश व्यापारी जो इंडिगो प्रोडक्टर थे, लाइक जो किसान इंडिगो उगाते थे, उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे। जैसे अगर कोई किसान डिनाई किया कि हम नहीं इंडिगो उत्पादन करेंगे, तो ब्रिटिशर्स उसकी सारी फसलों को तबाह कर देते थे, उसको कई तरह से पनिशमेंट देते थे, उसको मतलब उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था। इससे भारतीयों के अंदर असंतोष फैला, रिसेंटमेंट, ग्रीवेंसेस केम टू एग्जिस्टेंस। और इससे क्या हुआ, फेमाइन के मीन्स पॉवर्टी भी बढ़ी, अब फेमाइन भी बढ़ा। और एक और पॉइंट है, डिक्लाइन ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ ट्रेडिशन था कि लैंड वन जनरेशन से अदर जनरेशन में ट्रांसफ़र होती थी, और इसका जो मीन्स सपोज हमारे पूर्वज कहाँ से किसके द्वारा लैंड प्राप्त किए, कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं था। और सपोज अगर था भी तो वो धीरे धीरे वो समाप्त हो चुका था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपके पास लैंड है उसका रिकॉर्ड हमको प्रेषित करिए। सो अगर कोई बहुत ही समझदार किसान था और लैंडलॉर्ड था जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट थे, तो वो तो सफल हो गया। मैक्सिमम जो लैंडलॉर्ड थे, मतलब जो धनी वर्ग था, और वी कैन से दैट जिनके पास लैंड था, वो जो है डॉक्यूमेंटेशन प्रमाण पत्र देने में असमर्थ हो गए। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों से उनकी जमींदारियां छीन ली गई। सो यहाँ एक इनाम कमीशन ये ब्रिटिश कमीशन था, इसने रिपोर्ट दिया कि 20,000 जो लैंडलॉर्ड्स थे उनकी जमींदारी छीन ली गई। इससे भी असंतोष फैला। ये थे आपके इकोनॉमिक कॉजेज। एंड इसके बाद हम आते हैं मिलिट्री कॉजेज पे। मिलिट्री कॉजेज में 2-3 पॉइंट हैं जिसको आप ध्यान से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट था कि डिस्क्रिमिनेशन होता था इन आर्मी में, मतलब कि अच्छा भोजन, अच्छा मकान, अच्छा रहने की व्यवस्था अंग्रेज़ों को दी जाती थी, और भारतीय सैनिकों पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। इनको यहाँ 3 वर्ड है, इल फेड, बैडली हाउस्ड एंड पुअरली पेड। एंड अगर इनकी सैलरी की हम बात करें तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इसके तहत आप समझ सकते हैं। अगर 1 रुपया सैलरी इंडियन सोल्जर पाता था, सेम पोस्ट, सपोज कि एक 2 सोल्जर हैं, एक इंडियन ओरिजिन का है, एक ब्रिटिश ओरिजिन का है, सेम पोस्ट है, तो अगर ब्रिटिश सोल्जर्स 8 रुपीज़ पाता था, 8 रुपये पाता था, तो इंडियन सोल्जर्स 1 रुपये पाता था। तो ये जो है विसंगतियाँ थीं इनके सैलरी को लेकर के। दूसरी बात कि इनको अच्छा खाना नहीं मिलता था, इनका जो रेजिडेंस था वो बैडली हाउस था, और इनका पुअरली पेड, आप इसको समझ लिया है। उसके बाद क्या हुआ कि एक एक्ट पास किया गया, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई सोल्जर, मतलब इसके अनुसार अगर कोई नई अपॉइंटमेंट होती है तो उस सोल्जर को जहाँ भी ज़रूरत हो, ओवरसीज़ एरिया में, मीन समुद्र पार कि कहीं भी अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको भेजा जा सकता है। इससे हुआ क्या कि ये भारतीय ट्रेडिशन था कि समुद्र पार करना धर्म विरुद्ध है। ये इसका बिलीव्स की बात है, आई एम टॉकिंग अबाउट इट इज़ द रिलीजियस बिलीव्स और ट्रेडिशनल बिलीव्स था कि हमको समुद्र पार नहीं करना चाहिए। आज ऐसी कोई बात नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कंटेम्प्रेरी टाइम। तो
अगर कोई सेना में है, सोल्जर है, वो कहीं ड्यूटी पे भेज दिया गया, जब वो आता था तो उसको समाज में एक्स कम्युनिकेशन होता था उसके साथ। इसका मतलब क्या होता था, अगर कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ तो सबको इनविटेशन दिया जाता था, उसको नहीं दिया जाता था, ठीक। और अगर वो व्यक्ति कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करता था अपने यहाँ, तो उसको जो है उसको उसके यहाँ कोई जाता नहीं था। इससे उस सोल्जर का जो है वो जो उसका सेंटिमेंट जो है वो हर्ट हुआ, और वो भी जो है इससे इनके पॉलिसी से नाराज़ हो गया। दूसरी बात एक है ब्लीक प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशन, मीन्स अगर कोई इंडियन सोल्जर है बहुत अच्छा काम करता है, इंडियन सोल्जर है बहुत अच्छा काम करता है, फिर भी उसको बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिल सकता था, मीन्स सूबेदार के ऊपर नहीं जा सकता था। लेकिन एक ब्रिटिश सोल्जर्स किसी भी पोस्ट तक प्रमोट किया जा सकता था। और एक और लास्ट पॉइंट, एक पोस्ट ऑफिस एक्ट पास किया गया। इसका मतलब ये था कि अगर कोई सोल्जर इसके पहले ये था कि कोई भी सोल्जर अगर लेटर भेजता है तो उसको फ्री ऑफ कास्ट ये प्रिविलेज दिया गया था कि कोई सोल्जर अपने फैमिली को लेटर भेजता था तो कोई उस पर उसमें चार्ज नहीं उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, इस एक्ट के बाद ये जो प्रिविलेज थे उसको वापस ले लिया गया। कहने का मतलब है कि अब जो है कोई भी सोल्जर अगर लेटर भेजता है तो उसको चार्ज पे करना पड़ेगा। थैंक यू, एंड नेक्स्ट डे आई विल कम विथ अनदर वीडियो। थैंक यू।